बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो हमने इस जो सेकंड चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसका लास्ट सेगमेंट हमने शुरू किया हुआ है न्यूक्लिक एसिड, और उसका आज दूसरा लेक्चर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम जो है वो एटीपी की जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें अब दो चीज़ें तो ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसमें पेंटोज शुगर को भी बनाना ड्रा करना हम सीख चुके हैं, फास्फेट ग्रुप को भी ड्रा किया था लेकिन एक नाइट्रोजीनस बेस जो है एडिनिन इस्तेमाल हुए उसको ड्रा करना हमने सीखना है। तो इसलिए हम पूरी जो है मुकम्मल एटीपी की स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके साथ साथ फिर हम एक डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और उसमें हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड सीखेंगे कि ये जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है इसको फास्फोडाइएस्टर क्यों कहा जाता है। ठीक है, यानी ये फास्फोडाइएस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो जो है वो फास्फोएस्टर बॉन्ड बनते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। और इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि किस तरीके से जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो दोनों साइड से, आप कह लें कि बोथ साइड से जो है वो रिएक्टिव होता है, दोनों साइड से वो उसमें एडिशन हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा फिर हम ये देखेंगे कि जिस तरह हम ये डीएनए को ड्रा करते हैं या फिर आरएनए को, तो उसके ऊपर 5 प्राइम और 3 प्राइम, यानी उसके ऊपर 5 और 3 एक तो एंड होते हैं, एक साइड पे 5 और एक साइड पे 3, और फिर उनके ऊपर कंप्लीमेंट लगा होता है। वो कंप्लीमेंट क्यों लगा होता है उसको हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी से। एटीपी के जो कितने यूनिट हैं, 3 यूनिट पे एटीपी जो है वो मुश्तमिल होता है। इसमें कौन सा होता है जी, एटीपी के अंदर 3 सब यूनिट हैं इसके। राइबोज शुगर जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं, फिर इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस जो है वो एडिनिन है स्टूडेंट, और फिर थर्ड नंबर पे इसमें 3 फास्फेट ग्रुप यानी कि 3 फास्फोरिक एसिड भी इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ट्राई का मतलब होता है ना 3। ठीक है। और एडिनोसिन ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, आपको पता है जब भी एडिनिन में जो है वो नाइट्रोजिनस बेस जो है वो ऐड हो जाती है तो वो एडिनोसिन बन जाती है। तो ये यहाँ पे इसकी आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी स्टूडेंट। इसको हम ड्रा करते हैं। ये पेंटो शुगर आप देख सकते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, और ये कार्बन नंबर है 5। अब इसके साथ ये ओ एच ग्रुप भी हमने लगाने हैं अभी। तो ये देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 2 का जो है वो ओ एच ग्रुप भी जो है वो इस तरीके से नीचे लगाया जाता है, ओ एच ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट। इसका फिर ये इस साइड पे एच लग जाएगा, इसका भी जो है वो ओ एच जो है वो नीचे लगाया जाता है, और एच जो है वो इस साइड पे लग जाएगा। इस तरह कार्बन नंबर 4 के साथ ओ एच लगता नहीं है, ये पेंटोज शुगर में, ये हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह फिर जो कार्बन नंबर 5 है इसके साथ ये ओ एच ग्रुप एक ऊपर लगा दिया, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगी। इस कार्बन के साथ स्टूडेंट ये देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ एक जो है ये कार्बन नंबर 1 है, ओ एच ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 3 बॉन्ड है, इसके साथ भी हम एक हाइड्रोजन जो है वो लगा देते हैं इस तरीके से। तो ये पेंटोज शुगर है स्टूडेंट। और एक बात ये भी है यहाँ पे आप याद रखना है, अब ये देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये कार्बन नंबर 5 जो है ये इस साइड पे आ गया है, ये आपको नजर आ गया। ये 1 है, 2, 3, 4 और 5। और बाद दफा हम इसको ड्रा करते हैं कि 1 इस साइड से लेते हैं और फिर जो 5 है वो इस साइड पे चला जाता है। तो इसमें इतना फर्क नहीं है। जिस तरीके से ये मेरा आपको हाथ नजर आ रहा है ऐसे, अब ये थंब आपको इस साइड पे नजर आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे कर दें, अब ये थंब जो है वो इस साइड पे आ गया, इसमें कोई इतना फर्क नहीं होना। अगर अभी देखेंगे ये जो कार्बन नंबर 5 है ये इधर भी आप लिख सकते हैं। अगर इधर लिखना है तो फिर यहाँ से जो है वो काउंटिंग शुरू करनी है कार्बन नंबर 1 से। तो कार्बन नंबर 1 के साथ स्टूडेंट जो आपको पता है नाइट्रोजीनस बेस अटैच होती है। क्या अटैच होती है स्टूडेंट? नाइट्रोजीनस बेस। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे हमने और नाइट्रोजीनस बेस कौन सी है स्टूडेंट? एडिनिन, आपने याद रखनी है। और एडिनिन एक जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। क्या है स्टूडेंट? डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो ये इस तरीके से आपने ड्रा करना है कि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर, आपको पता है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये एक जो रिंग है वो कितने, ये इस तरह होगी 6 कार्नर रिंग। ये एक रिंग क्या होगी स्टूडेंट? 6 कार्नर। और इसके साथ स्टूडेंट एक क्या रिंग होगी? 5 कार्नर रिंग। एक रिंग क्या होगी स्टूडेंट? 5 कार्नर रिंग। ये इस तरीके से ये 5 कार्नर रिंग है। ये कौन सी रिंग है जी? 5 कार्नर रिंग। अब इसके साथ आपने देखना है स्टूडेंट कि यहां पे हमने जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन लगाने हैं। ठीक है। ये आप ये याद रखें, काउंटिंग हमने जो है वो यहां से शुरू करनी है, यहां से इस पोजीशन से हमने शुरू करनी है। ये आप कह लें कि ये यहाँ पे आपने कार्बन नंबर 1, ये यहाँ पे ये जो 1 काउंटिंग यहाँ से शुरू करनी है, तो यहाँ पे जो है वो क्या आएगा स्टूडेंट? नाइट्रोजन आएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? यहाँ पे जो है वो
ये वहाँ पे कार्बन आएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो आपने कार्बन लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम, बल्कि आप ऐसा करें ना स्टूडेंट, पहले इसकी ये जो कॉर्नर की काउंटिंग है इसको कर ले, ये आसान है। यहाँ से कि कितने कॉर्नर है इसकी काउंटिंग कर ले। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, और ये नंबर 6, और ये नंबर 7, और ये नंबर 8, और ये नंबर 9। तो ये 9 कॉर्नर बन गए स्टूडेंट। ये सबसे पहले आपने नंबरिंग कर लेनी है इन कॉर्नर की, तो ये डबल रिंग के टोटल कॉर्नर जो है वो 9 बनते हैं। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, ये याद रखें, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट कि कार्बन नंबर, ये कॉर्नर, ये जो कॉर्नर नंबर 1 है, 1, 3, 7 और 9, ये इन पोजीशन पे हमने नाइट्रोजन लगा देना है। क्या लगा देना है स्टूडेंट? नाइट्रोजन। कार्बन नंबर 1 पे हमने नाइट्रोजन लगा दिया। कार्बन नंबर सॉरी कार्नर, कार्बन नहीं कार्नर कहना है, ठीक है। ये कार्नर नंबर 3 पे हमने क्या लगा दिया? नाइट्रोजन लगा दिया। कार्नर नंबर 7 पे हमने नाइट्रोजन लगा दिया, और कार्नर नंबर 9 पे हमने नाइट्रोजन लगा दिया। तो पहला काम आपने ये करना है, ठीक है। फिर दूसरा काम ये है स्टूडेंट कि जो कार्नर बच गए हैं, जो उन पे ऊपर कार्बन लगा दे। तो ये कार्बन, ये 6 है, इसके ऊपर कार्बन लग जाएगा, ठीक है। ये कार्नर नंबर 2 है, इसके ऊपर ये कार्बन लग जाएगा, और इसके अलावा ये 4 के ऊपर कार्बन कार्बन लग जाएगा, और 5 के ऊपर क्या लग जाएगा? कार्बन लग जाएगा, और 8 के ऊपर क्या लग जाएगा स्टूडेंट? कार्बन लग जाएगा। तो जो दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट था ना हमने इसके दरमियान, ठीक है। दूसरा हमने कहां पे लगाना है जी? 2 और 3 के दरमियान। और जो तीसरा डबल बॉन्ड है वो हमने कहां पे लगाना है? 4 और 5 के दरमियान। और हमने जो चौथा डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, वो हमने कहां पे लगाना है? 7 और 8 के दरमियान। तो ये हमने इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा दिया। और पांचवा पॉइंट अब क्या होगा स्टूडेंट? पांचवा पॉइंट है हाइड्रोजन लगाने का। ये पांचवा पॉइंट मैंने लिखा दिया, हाइड्रोजन लगाने का। तो ये बड़ा एक आसान तरीका है, इसको ये आपने सीख लेना है। जिस तरीके हमने पहले क्या किया कि इस तरह आप देख लें, मैं रिपीट कर देता हूं कि डबल रिंग हमने ड्रा किया, फिर हमने कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर की हमने काउंटिंग कर ली है 1, इस तरीके से 9 कॉर्नर बने हैं। फिर हमने क्या किया, जो इसके बाद जो है सबसे पहला काम ये बना के काउंटिंग करके, फिर हमने पोजीशन नंबर 1, 3, 7, 9 कार्बन पे हमने नाइट्रोजन लगा दिए। फिर हमने जो जितने भी लेफ्ट कार्बन बचे उनके ऊपर कार्बन लगा दिए। फिर हमने कार्बन नंबर 6 के ऊपर हमने अमीनो ग्रुप लगा दिया, और फिर डबल बॉन्ड ये इन 1, 6, 2, 3, 4, 5 और 7, 8 के दरमियान हमने अल्टरनेटिव यकबदगी कैसे कहते हैं कि एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड हमने लगा दिए। अब हम रह गए जी 5वें नंबर पे, ये हाइड्रोजन लगाने हैं हमने। तो कार्बन, हाइड्रोजन लगाते वक्त आपने याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। तो यहां पे आप देखें इस कार्बन के, देखें कितने बॉन्ड बने हुए हैं जी। इस कार्बन को देखें तो ये इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं। नाइट्रोजन को देखें तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पूरे हैं। इस कार्बन को देखें स्टूडेंट, कार्बन नंबर 2 को, तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, तो एक हम इसके साथ क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। और इस तरह इस नाइट्रोजन की भी 3 डबल बॉन्ड पूरे हैं। इस कार्बन के देखें, ये 2 और 2 4 पूरे हैं। इस कार्बन के देखें स्टूडेंट, 2 और 2 4 पूरे हैं। इस नाइट्रोजन की 3 पूरे हैं। इस कार्बन के जो है आप एक यहाँ पे हाइड्रोजन हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके 3 बन रहे हैं। और इस नाइट्रोजन के पास कितने हैं जी? एक हाइड्रोजन हमने लगाना पड़ेगा इसके साथ। क्या लगाना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन इसके साथ लगाना पड़ेगा। तो ये है स्ट्रक्चर स्टूडेंट एडिनिन की, ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस की। किसकी है जी? नाइट्रोजीनस बेस की। अब इसको हमने इसके साथ, आपको पता है ये जो नाइट्रोजीनस बेस होती है ये पेंटोस शुगर की कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है, ठीक है। और यहां पे आप देख रहे हैं ये कार्बन नंबर 1 के साथ OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप है। अब यहां से ये जो है ये कैसे बॉन्ड डेवलप होगा कि ये इस कार्बन का जो है आप पहले के जो OH ग्रुप है इसका रिलीज होगा, और ये जो नाइट्रोजीनस बेस है स्टूडेंट, नाइट्रोजीनस बेस है, यहां से जो है ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन। तो ये एक कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान आप कह लेंगे ये इस तरीके से ये बॉन्ड डेवलप हो गया, ये वाला, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये कार्बन नंबर 1 के साथ ये जो है नाइट्रोजीनस बेस जो है ये अटैच हो जाती है। लेकिन एक बात आपने स्टूडेंट याद रखनी है, अब इसका नाम क्या है स्टूडेंट? ये नाम हम इसको क्या लिखें? ये देख लें, ये लिखा हुआ है जी नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस। अब इसमें नाइट्रोजन तो है, ठीक है, बेस उसे कहते हैं स्टूडेंट जो आप कह लें कि OH ग्रुप देने की सलाहियत रखता हो। लेकिन इसके पास आप देख लें, इसके पास OH है ही नहीं, इसके पास OH है ही नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि ये नाइट्रोजीनस बेस है, नाइट्रोजन इसके पास है, लेकिन ये OH ग्रुप देने की सलाहियत नहीं रखती, ठीक है। बल्कि इसमें आप देख लें कि यहां से तो H रिलीज हुआ है जो नाइट्रोजन के पास H था। तो ये याद रखें कि ये अकॉर्डिंग टू लीवस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू लीवस कंसेप्ट, एक ये आप कह लें कि ये केमिस्ट हैं और इनका ये कंसेप्ट उन्होंने ये दिया था कि ये जो बेस है, कि जो लीवस ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखता हो, स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखता हो यानी डोनर हो, और उसको कहा जाता है कि ये बेस है, ठीक है। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसको बेस कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत दफा लेकिन ये भी होता है, आपने ये देखो होगा जब हम ये फास्फेट ग्रुप अटैच करते हैं एक फास्फेट दूसरे के साथ, तो बहुत दफा जो एसिड होता है वो अपना वो बिहेवियर बेस का शो करना शुरू कर देता है। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो एसिड का शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से जब ये इस तरह इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो गए ना दूसरा तीसरा, तो वो एक फास्फेट एसिड बन जाता है, हालांकि वो होता है एसिड है फास्फोरिक एसिड, लेकिन वो एक एसिड बन जाता है और दूसरा बेस के साथ, यानी एक से एच निकलेगा एक से OH निकलेगा। तो यहां पे ये अकॉर्डिंग टू जो लीवस कंसेप्ट है उसके मुताबिक इसको बेस कहा गया है, और नाइट्रोजीनस बेस एडेनिन। तो ये इस तरीके से इसके साथ स्टूडेंट अटैच हो जाती है। अब ये जो मैंने पॉइंट रखे हैं ये आपने नोट कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टूडेंट फास्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच करने हैं, तो तब जाके ये एटीपी की जो स्ट्रक्चर है ये मुकम्मल होगी। तो हम इसके साथ जो है ये फास्फेट ग्रुप अटैच करते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हम ये जो पहला फास्फेट देख लें यहाँ पे अटैच करते हैं, ये इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। ये OH ग्रुप हो गया, ये OH ग्रुप है स्टूडेंट, और इसके साथ ये OH ग्रुप है। अब ये देख लें स्टूडेंट, ये एसिड है, ठीक है, और ये पेंटोज शुगर है, इसमें से ये H रिलीज हो जाएगा और इसका जो है ये OH रिलीज हो जाएगा, और ये एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट, ये देख रहे हैं, ठीक है। ये एक बॉन्ड आपको डेवलप हो जाएगा, ये जिस तरीके से लिखा हुआ है POC और ये O के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये फास्फोएस्टर बॉन्ड इसको कहा जाता है। यहां पे देखें स्टूडेंट, ये तो अब देखें एक फास्फेट इसके साथ अटैच हुआ है, तो इसका नाम स्टूडेंट क्या होगा, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, AMP, क्योंकि हमने ड्रा करना है ATP, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो यहाँ पे एक और जो है इसके साथ अटैच होगा फास्फेट ग्रुप स्टूडेंट, वो इस तरीके से होगा, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये OH ग्रुप, और ये OH ग्रुप है इसके साथ, और फिर यहाँ पे OH ग्रुप इसके साथ है, ठीक है, ये इसके साथ। अब ये देखिए एक का, अब यहाँ जो मैंने आपको बात बताई, हालांकि ये दोनों एसिड हैं, अब एक में से H रिलीज होगा और एक में से OH रिलीज होगा, यानी एक बेस के तौर पे काम करेगा और एक जो है वो एसिड के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये H2O निकल जाएगा और ये इस तरीके से बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ये इस तरीके से बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। अब ये बन गए ADP। तो एक फास्फेट हमने इसके साथ और भी अटैच करना है, ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये OH और ये OH, ये OH ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इसके साथ भी एक OH ग्रुप लगना है, तो ये देख सकते हैं इसके साथ भी लगा लिया। अब इसी तरह बिल्कुल इसी तरीके से एक का H और एक का OH जो है ये रिलीज हो जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से HO, एक का H और एक का OH रिलीज हो जाएगा, और ये जो है बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और इस तरीके से तीसरा फास्फेट भी ग्रुप भी अटैच हो गया। अब ये स्टूडेंट बन गया ATP, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अब इसमें 3 फास्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये जो बॉन्ड है ना स्टूडेंट, खास तौर पे ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड स्टूडेंट, ठीक है, और ये एक ये वाला बॉन्ड। तो जब सेल के पास, याद रखना है स्टूडेंट, सेल के पास एनर्जी ज्यादा होती है ना, तो वो ये बॉन्ड बना के एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जैसे ही फिर एनर्जी की जरूरत बनती है वो इन बॉन्ड को तोड़ देता है। तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड है स्टूडेंट, इसलिए स्टूडेंट ये ATP को जो है वो कहा जाता है एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी। अब यहां पे आपने स्टूडेंट एक बड़ी अहम बात याद रखनी है कि जो सेल है, ठीक है, वो एनर्जी ATP की शक्ल में ही क्यों स्टोर करता है। हालांकि हम जो फूड खाते हैं तो वो फूड की शक्ल में भी तो स्टोर कर सकता है, लेकिन वो ATP की शक्ल में क्यों स्टोर करता है स्टूडेंट, वो सिर्फ इसलिए स्टोर करता है क्योंकि ATP जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, और ये जिस वक्त जरूरत होती है फौरी तौर पे इसके बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाते हैं और वो एनर्जी की जरूरत जो सेल है वो पूरी कर लेता है। खुराक जो है, फूड जो है वो इतनी स्टेबल होती है कि वो फौरी तौर पे एनर्जी उससे प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पे आपने स्टूडेंट नोट कर लेना है कि इसलिए इसको फिर ये एनर्जी करेंसी इसलिए कहा जाता है। सेल को जब भी एनर्जी उसके पास इजाफी होगी वो इस फास्फेट बना के एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जब भी उसे जरूरत होगी इन बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी की जो है वो जरूरत पूरी कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक और भी शार्ट क्वेश्चन बनता है
कि ये इसके ऊपर जो अगर ये एटीपी जिस तरह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट, ये अगर इसमें आप स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये जो एच है ना, यहाँ से ये अगर एच आयन जो है ये अगर रिलीज कर दे, क्या कर दे स्टूडेंट, ये रिलीज कर दे, तो इसके ऊपर ये देखिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसलिए क्योंकि ये जो अपना फास्फेट ग्रुप की वजह से ही आप कह सकते हैं कि ये नोट कर लेना है अपने क्वेश्चन कि जो डीएनए के ऊपर चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है, और वो माइनस चार्ज किसकी वजह से होता है स्टूडेंट, वो फास्फेट ग्रुप की वजह से होता है, क्योंकि उसके जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो सारे आप पहले के एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इस तरीके से फिर जो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और थायामीन मोनोफॉस्फेट, इस तरीके से वो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जिस तरीके से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हुआ, डीऑक्सी एडिनिन न्यूक्लियोटाइड होगा, ये उसके साथ डीऑक्सी लगाना है। तो आपने सिर्फ बात याद रखनी है कि जो डीएनए के ऊपर चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, वो स्टूडेंट किसकी वजह से होता है, वो भी इस फास्फेट ग्रुप की वजह से होता है। तो उसके साथ एक तो आपने बात याद रखनी है कि जो भी उसके न्यूक्लियोटाइड होंगे उसके साथ हम डीऑक्सी लगाते हैं, ये बात आपने नोट कर लेनी है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। एक होता है स्टूडेंट अपना राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है वो आरएनए बनाते हैं, और एक स्टूडेंट होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ये आपने नहीं लिखना, आपने लिखना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो इसको ये करेक्शन कर लें स्टूडेंट, क्या लिखना है, डीएनए के कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए किससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की, और उसके ऊपर जो चार्ज आता है माइनस, वो इस फास्फेट ग्रुप की वजह से आता है। इसके बाद स्टूडेंट हमने जो बात डिस्कस करनी है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की, ये आपको, ये मैंने दो यहाँ पे अब ये इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड ड्रा किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और एक आपको ये न्यूक्लियोटाइड है, और दरमियान में मैंने फास्फेट ग्रुप लिखा हुआ है, ये आपको समझाने के लिए आपको नजर आ जाता है, ठीक है। अब ये देखें स्टूडेंट कि ये किस तरीके से मिलेगा, ये देखना है आपने कि इस न्यूक्लियोटाइड का, ये देखें कार्बन नंबर 3 को देखना है आपने, इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, और इसका जो न्यूक्लियोटाइड का ये जो नीचे है, ठीक है, ये जो ये वाला न्यूक्लियोटाइड है, इसका आपने देखना है कि कार्बन नंबर 5 का OH ग्रुप, कार्बन नंबर 5 का OH ग्रुप। अब इस कार्बन नंबर 5 के साथ भी तो अलग भी बात है, फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है स्टूडेंट, तो ये पहले हम ये फास्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच कर लेते हैं। आपको पता है कि ये फास्फेट जो फास्फोरिक एसिड है ये अपना H रिलीज करेगा, और यहां से OH रिलीज होगा, और ये एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा इसके दरमियान, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके दरमियान जो है वो, ये आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया है। अब यही फास्फेट जो है ग्रुप है, इसने इस साइड पे इसके साथ भी अटैच होना है, तो ये आप समझ लें कि ये हमारे पास एक ये न्यूक्लियोटाइड अब मुकम्मल हो चुका है, इसके साथ भी फास्फेट ग्रुप अटैच है कार्बन, और यहाँ पे इसके साथ भी अटैच है। अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे मिलेंगे, तो एक तरफ से जो कार्बन नंबर 5 का फास्फेट ग्रुप है, ठीक है, उसका OH आएगा, और एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन नंबर 3 का OH ग्रुप है वो आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा है कि इसका OH अब यहां से ये जो फास्फेट ग्रुप है इसका जो है वो H रिलीज होगा, और ये जो कार्बन नंबर 3 है स्टूडेंट, इसका ये जो OH रिलीज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और ये एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा इसके दरमियान, ये देख सकते हैं आप। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड जो है ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड स्टूडेंट बन गया, ये क्या बन गया, डाई न्यूक्लियोटाइड। और ये याद रखें कि ये मैंने इस तरीके से आपको बताया था कि ये जो फास्फोएस्टर बॉन्ड होता है स्टूडेंट, P डबल बॉन्ड OC, ठीक है, P डबल बॉन्ड ये इस तरीके से OC, तो ये आपने बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये नजर आ रहा होगा, ये हम देखें, ये एक ड्रॉप, ये देख आपको नजर आ रहा होगा P डबल बॉन्ड OC, P डबल बॉन्ड, ये से आपको C नजर आ रहा है, ये है C, ठीक है। तो ये कैसे आपको बॉन्ड नजर आ रहा है, ये आप देख लें स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं कि ये P डबल बॉन्ड OC, ये एक फास्फोएस्टर बॉन्ड है। अगर हम इस साइड पे ये आपको देखें स्टूडेंट कि ये देख लें, दोबारा देख लें स्टूडेंट, अगर हम इस साइड पे देखते हैं तो ये PO, ये देखें PO, ये C डबल बॉन्ड, तो ये दूसरा बॉन्ड। अब ये क्योंकि ये दो फास्फोएस्टर बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, फास्फो
डाई एस्टर बॉन्ड। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड क्यों कहलाता है। डाई का मतलब होता है टू, तो ये दो फास्फोएस्टर बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान आ जाते हैं और इसलिए इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। और एक और भी याद रखनी है कि हमने लिखा हुआ है एनएडी, इसको क्या बोलते हैं, निकोटीनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है और ये एनएडी है। एनएडी के मतलब आप जानते हैं कि ये एक कोएंजाइम है। ये क्या है स्टूडेंट, कोएंजाइम। और ये क्या करता है, रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा लेता है सेल के अंदर। किसके अंदर, तो ये याद रखें स्टूडेंट कि ये जो एनएडी है, निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये कोएंजाइम है और ये रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हिस्सा लेता है। और ये देख रहे ये डाइन्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनस बेस है वो निकोटीनामाइड है और इस न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन सा स्टूडेंट है, एडिनिन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए इसके साथ जो OH ग्रुप है वो आप मुकम्मल कर लेने हैं। ये यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा हुआ है और इसके साथ ये H लगेगा। ठीक है, और कार्बन नंबर 4 के साथ जो है वो OH ग्रुप लगता नहीं है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देना है। तो अब ये दो एक डाई न्यूक्लियोटाइड मुकम्मल हो गया। ये एन, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक एनएडी है और ये एक कोएंजाइम है और ये रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा लेता है स्टूडेंट। अब ये आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे अगर यहां से इस साइड से ये आता है ना कोई नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के लिए, तो वो इसकी ये जो कार्बन नंबर 3 है इस न्यूक्लियोटाइड की, वो इसके OH ग्रुप के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा और उस न्यूक्लियोटाइड का जो नया न्यूक्लियोटाइड स्टूडेंट आएगा उसका कौन सा होगा, जो फास्फेट ग्रुप का जो OH होगा, जो कार्बन नंबर 5 के उस न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच है, वो इसके साथ आके रिएक्ट करेगा। अगर इस साइड से अगर कोई न्यूक्लियोटाइड स्टूडेंट आता है तो यहाँ पे कार्बन इसकी जो 5 साइड वो ओपन है, इसके साथ फास्फेट ग्रुप का OH ग्रुप, और इधर से जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका जो कार्बन नंबर 3 होगा उसका OH ग्रुप इस OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। जिस तरीके से ये स्टूडेंट आपने बात याद रखनी है, ये हम इस तरह अगर ये डीएनए या आरएनए ड्रा करते हैं ना, तो एक साइड पे हम लिखते हैं 5 एंड और एक साइड पे हम लिखते हैं स्टूडेंट 3 एंड। ठीक है, अब ये 5 और 3 की बात आपको समझ आ गई होगी कि ये क्योंकि जो ऊपर वाली साइड है वहां पे फास्फेट ग्रुप अटैच है इसके कार्बन नंबर 5 के साथ, और नीचे जो है वो कार्बन नंबर 3 जो है उसके साथ ये जो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। और फिर इसके बाद हम स्टूडेंट, ये बड़ी अहम बात है, ये आपने अच्छे तरीके से नोट करनी है कि इसके ऊपर हम इस तरह ये एक कंप्लीमेंट भी डालते हैं, ये इस तरीके कंप्लीमेंट डालते हैं 5 के ऊपर। कंप्लीमेंट स्टूडेंट उस चीज को कहा जाता है जिसमें मजीद उसमें उस चीज में मजीद कुछ चीजें जो है वो ऐड करने की गुंजाइश मौजूद हो, तो उसको कंप्लीमेंट कहा जाता है। तो ये 5 कंप्लीमेंट और 3 कंप्लीमेंट से यही मुराद है कि यहां से आप जो है वो न्यूक्लियोटाइड मजीद ऐड कर सकते हैं। यानी इस साइड से अगर कोई न्यूक्लियोटाइड आएगा तो वो कार्बन नंबर 3, ये जो आपको नजर आ रही है नीचे वाली न्यूक्लियोटाइड, और अगर इस साइड से कोई न्यूक्लियोटाइड आएगा तो ये कार्बन नंबर 5, ये देख लें ये ऊपर 5 लिखा है, तो ये 3 प्राइम ये 5 प्राइम या ये इसलिए लिखा जाता है या इसको कंप्लीमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मजीद न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकते हैं। तो ये बड़ा ही आप पहले एक वीआईपी जो है पॉइंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट आ जाए, आप इस टेबल पे आ जाए, ये आपको टेबल नजर आ रहे होंगे, ये मैंने 3 टेबल बनाए हुए हैं स्टूडेंट। ये टेबल नंबर 1 है स्टूडेंट और ये टेबल नंबर 2 है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट जो है ये टेबल नंबर 3 है डीएनए का। तो यहां पे आपने देखना है स्टूडेंट, ये जो ये टेबल नजर आ रहा है इसके आप देख रहे हैं कि पेंटोज शुगर, ये एक मैंने बनाई हुई है, ये पेंटोज, और ये जो दूसरा कॉलम है स्टूडेंट, ये पहला कॉलम है कौन सा है जी, नाइट्रोजनस बेस, सॉरी पेंटोज शुगर। ये जो दूसरा कॉलम है स्टूडेंट है ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस वाला। ठीक है, और तीसरे नंबर पे फिर है न्यूक्लियोसाइड, और चौथे नंबर पे स्टूडेंट क्या है, ये फास्फेट ग्रुप आपने अटैच करना है, ये वाला फास्फेट ग्रुप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये आप लिखे फास्फेट ग्रुप आपने अटैच करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आगे कॉलम आपको नजर आए न्यूक्लियोटाइड। तो ये बातें आपने स्टूडेंट याद रखनी है कि पहले आप देखें, अब पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस कौन सी है, एडिनिन। अब ये पेंटोज शुगर के साथ जब एडिनिन अटैच होगी, आपको पता है कि कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, तो ये न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ये हम इससे पहले लेक्चर में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस पढ़ चुके हैं कि अगर पेंटोज शुगर के साथ सिर्फ नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है स्टूडेंट, तो वो न्यूक्लियोसाइड होता है। जब उसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ये आपको नजर आ रहा है, देखिए पेंटोज शुगर के साथ एडिनिन, ये बन गया एडिनोसिन। ठीक है, अगर जैसे ही हम इसके अंदर एक फास्फेट अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफास्फेट। बिल्कुल इसी तरीके से फिर पेंटोज शुगर ग्वानिन, और फिर ये क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन। अगर जब इसके साथ ये दोनों अटैच हो जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, और इसके साथ जब हम फास्फेट ग्रुप अटैच करेंगे स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा जीएमपी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। ठीक है, अब ये अगर इस तरह साइटोसिन
साइटिडीन और साइटिडीन मोनोफास्फेट। इसके बाद यूरासिल है, पेंटोज शुगर, यूरिडीन और यूरिडीन मोनोफास्फेट। इसके बाद थायामीन है, पेंटोज शुगर, थायमिडीन और थायमिडीन मोनोफास्फेट। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है स्टूडेंट कि ये जो एडिनिन है और स्टूडेंट गवानीन है, ये जो एडिनिन और गवानीन, ठीक है, इसके साथ जब पेंटोज शुगर मिलती है तो इसको लिखते हैं स्टूडेंट एडिनोसिन। ये जब भी आपने स्टूडेंट ये याद रखना है कि न्यूक्लियोसाइड को आपने लिखना है तो उसके बाद ये अगर एडिनिन या गवानीन का न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो वो एडिनोसिन या गवानोसिन आएगा। लेकिन ये जो साइटोसिन, जो यूरासिल और थायामीन का बनेगा तो इसके पर ये आईडीएन आना है आखिर पे, आईडीआईएनई, साइटिडीन, यूरिडीन, थायमिडीन। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीन, एडिनोसिन, गुआनोसिन। लेकिन यहाँ पे क्या है, एडिनिन, साइटिडीन, यूरिडीन, थायमिडीन। अब जैसे ही इसके अंदर फास्फेट अटैच होगा तो इसको हमने ऐसे ही पढ़ना है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। एडिनिन मोनोफास्फेट हमने नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, गुआनोसिन मोनोफास्फेट, साइटिडीन मोनोफास्फेट, क्योंकि ये एडिनोसिन, गुआनोसिन ये न्यूक्लियोसाइड है, तो फास्फेट से अटैच होगा तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब जिस तरीके से आप अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिनिन एंड एडिनोसिन, तो एडिनिन तो एक नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन एडिनोसिन क्या चीज है स्टूडेंट, वो एक न्यूक्लियोसाइड है। एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है कि वह जैसे ही पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गई तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो ये बात आपने याद, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुआनिन एंड गुआनोसिन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोसिन एंड साइटिडीन। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट ये एक आरएनए लिखा हुआ है कि आरएनए में जो है वो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये टोटल जो हमने न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं ये आपको नजर आ रहा है कि ये 5 हैं, टोटल कितने हैं, 5। लेकिन आरएनए के अंदर कितने यूज हो रहे हैं स्टूडेंट, 4। इस तरह डीएनए के अंदर भी 4 यूज होंगे। तो याद रखिए टोटल आपको पता है क्योंकि 5 टोटल बनते हैं। कितने बनते हैं, नाइट्रोजनस बेस टोटल कितनी बनती है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल, ये 5 बनती हैं। लेकिन डीएनए के अंदर इस्तेमाल कितनी होती है स्टूडेंट, 4। और आरएनए के अंदर कितनी इस्तेमाल होती है, 4। तो एक ये भी बात याद रखनी है कि कौन सी नाइट्रोजनस बेस है जो दोनों में इस्तेमाल होती है स्टूडेंट। तो याद रखना है कि जो एडिनिन है, ठीक है, गुआनिन है और स्टूडेंट साइटोसिन है, ये 3 नाइट्रोजनस बेस ऐसी हैं जो दोनों के दोनों डीएनए के अंदर, ठीक है, और आरएनए के अंदर दोनों इस्तेमाल होती हैं। ये तीनों डीएनए आरएनए दोनों के अंदर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये जो थायामीन है स्टूडेंट, ये आपको पता है थायामीन जो है वो डीएनए के अंदर इस्तेमाल होता है। थायामीन जो है ये किसके अंदर, डीएनए में इस्तेमाल होता है, थायामीन जो नाइट्रोजन बेस है। और जो यूरासिल है स्टूडेंट, ये किसकी में इस्तेमाल होता है, ये फिर थायामीन नहीं इस्तेमाल होता है, यहाँ पे यूरासिल होता है आरएनए के अंदर। ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो यूरासिल है ये किसके अंदर इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, आरएनए के अंदर इस्तेमाल होता है, थायामीन इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन ये 3 ऐसी हैं जो दोनों में इस्तेमाल होती हैं। तो आरएनए के अंदर स्टूडेंट कौन से जो न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं, 4 किस्म के, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, गुआनोसिन मोनोफास्फेट स्टूडेंट, गुआनोसिन डाइफास्फेट, गुआनोसिन ट्राइफास्फेट। इस तरह ये देख रहे हैं साइटिडीन मोनोफास्फेट, साइटिडीन डाइफास्फेट, तो ये 4 किस्म इस्तेमाल होते हैं। इस तरीके से बिल्कुल ये आपको नजर आ रहा होगा, ये टेबल भी नजर आ रहा होगा डीएनए का। तो इसके अंदर भी 4 न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे लेकिन डी लगा हुआ है, सिर्फ आपने ये है कि सामने डीऑक्सी लगा लेना है, क्योंकि आपको पता है कि एक जो ऑक्सीजन है पेंटोज शुगर के अंदर कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है वहां पे एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है जब डीएनए, तो इसलिए डीऑक्सी। इसका ये डी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डीऑक्सी, यानी एक ऑक्सीजन इस पे शार्ट होती है, तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफास्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। इस तरह इसके अंदर भी ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं। यानी याद रखना है आप स्टूडेंट कि टोटल जो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास मान रहे हैं, जो टोटल नाइट्रोजनस बेस हैं वो 5 हैं, लेकिन जो डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो 4 इस्तेमाल होती हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।